गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ रहे थे भारतीय खोज चैप्टर 4 पेज नंबर 55 आज हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम 54 तक पढ़ चुके हैं। देखिए, प्राचीन नाटकों की भाषा मिली जुली है संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। इसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय प्रायः स्त्रियां प्राकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राजदरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोक मंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सारोकार नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः इस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद यह नियत और व्याकरण के उस ढांचे से सख्ती से जकड़ी है। इसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। उसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर उसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। और संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द, जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, अंडरलाइन कर लीजिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिणी पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत कहा गया है, लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती, बहुत से अंतर्विरोध भी है, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपात्र हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर है। विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने पर वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इसका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज कहलाया। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जौ का टापू है। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्रायः खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। अंडरलाइन कर लीजिए। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी, मतलब यहाँ पर देखिए कि अन्न के नाम पर या धातु के नाम पर रखा जाता था जगह का नाम, तो लोगों का ध्यान जो है व्यापार की ओर चला जाता था।
यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में धीरे धीरे बढ़ गया और इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चिन्ह अंकित है। अजंता के भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बने चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के चित्र हैं। महाद्वीप के देशों बर्मा, श्याम और हिंदू चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था और टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है, ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक।